हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 2। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि अम्ल किससे क्रिया करते हैं, धात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करते, फिर पीएच मान बताया था। तो पीएच मान सभी का अलग अलग था। जैसे अपन ने पढ़ा था कि खाना खाने के पहले पीएच मान अलग था, लार का खाना खाने के बाद अलग था, शुद्ध जल का अलग था, HCl का अलग था। इसी प्रकार टमाटर का रस का रह गया था। टमाटर का जो रस का पीएच मान होता है बच्चों, वो 4.5 होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना कॉपी पर। जब भी मैं कोई वीडियो पर बनाऊं तो आप कॉपी पर पेन लेकर बैठा करें, जिससे आपको जो भी बात अगर बिल्कुल सही लग रही तो उसके नोट्स बनाते हुए चलना। अब अपन आते हैं अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? जिसमें H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अधिक होगी, है ना। और दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? जिसमें कम H पॉजिटिव आयन होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रबल मतलब जिसमें H पॉजिटिव आयन अधिक संख्या में, है ना। और जिसमें कम जो दुर्बल है तो उसमें कम H पॉजिटिव आयन। इसी प्रकार अपन दुर्बल प्रबल क्षारक भी कह सकते हैं। दुर्बल मतलब जिसमें OH नेगेटिव आयन कम, और प्रबल मतलब जिसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा। ठीक है बच्चों, अब अपन आते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? तो जैसे अपन के क्या पौधे पशु पीएच के प्रति संवेदनशील है? बिल्कुल। अगर आपने देखा होगा, जीवित प्राणी केवल संकीर्ण मतलब पीएच में ही रह सकते हैं। मतलब 7.0 से 7.8 तक ही एक का। अगर जैसे ही वर्षा के जल में वर्षा के जल का जो पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। 5.6 से कम मतलब क्या? अपना जो पीने का जो पानी है वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर 7 से अगर थोड़ा कम तो वो कैसा हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। इसलिए तो जो वर्षा का जो जल होता है कभी कभी उसमें NO2 SO2 ये गैसें घुल जाती हैं, और जी इनके घुलने से अम्ल बनते हैं। इस कारण वो जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। इस कारण जो नदियों में रहने वाले जीवों का, इमारतों का, इस ताजमहल में आपने देखा होगा ये इमारत है अम्लीय वर्षा के कारण इफेक्टेड हो रही है। इसी प्रकार पीएच जो मान है 7 होना चाहिए। अगर उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है वर्षा के जल में तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अम्लीय वर्षा का जल नदियों में जब प्रभावित करते हैं तो नदी के जल का पीएच मान भी कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसी नदियों में जलीय जीवधारियों की जो उत्तरदायित्व है कठिन हो जाती है। इसलिए पीएच मान, अगर अम्लीय वर्षा है तो अपन जो नदियों में बहाने से पहले जो अम्लीय जो पानी है ना, अगर जो पानी है, और देख कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आता है कि कारखानों के जो अपशिष्ट पदार्थ नदियों में बहाने से पहले उन्हें उदासीन किया जाता है। तो ये प्रश्न उसी पे आधारित है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अम्लीय होते हैं, तो उन्हें क्षारीय मिलाकर उन्हें क्या किया जाता है? उदासीन किया जाता है। उसके बाद उन्हें नदियों में या सागरों में मिलाया जाता है, जिससे वहाँ के जो नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं को कोई खतरा ना हो। अब नेक्स्ट है आपके बगीचे की पीएच, मिट्टी का पीएच क्या है? इसको समझो कि अच्छी मिट्टी में जो फसल जो पैदा होती है उसका पीएच मान 7 होना चाहिए। अगर 7 से कम हुआ तो वो मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय हो गई। तो हमें अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें हमें क्षार मिलाना पड़ेगा, जिससे मिट्टी में अच्छी फसल पैदा हो सके। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है, 11 या 12 है, तो मिट्टी कैसी है? अपनी क्षारीय है। तो इसमें हमें अम्ल पदार्थ मिलाना चाहिए, जिससे अपनी मिट्टी अच्छी फसल उत्पन्न कर सके। इसलिए पीएच मान 7 होना बहुत ज़रूरी है। अगर अम्लीय क्षारीय है तो उसके लिए अपन को, अगर अम्लीय है तो क्षार पदार्थ मिलाएं, अगर क्षारीय है तो अम्ल पदार्थ मिलाएं। मेन बात यही है, तो आप इसको समझना है। इसी प्रकार अपने शरीर का जो आमाशय है उसमें HCl अम्ल निकलता है, जिसे अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? अपने शरीर के जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में HCl की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण आपने सुना होगा एसिडिटी हो रही, खट्टी डकारें आ रही। तो इससे मुक्ति के लिए लोग क्या करते हैं? इनू लेते हैं। इनू आपने नाम सुना होगा, पानी में डाल कर पी लेते हैं, या फिर खाने का सोडा। तो ये सब क्या है? क्षार हैं। तो अपने शरीर में अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ी तो अपन ने क्षार लिया। तो इससे बचने के लिए अपन एंटीसेड का प्रयोग करते हैं, और एंटीसेड अम्ल की अधिक क्या करता है? उदासीन कर देता है ना। अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो अपन क्षार लेंगे, जैसे या मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ये दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला है दंत क्षय। दंत क्षय मतलब दांतों का टूटना। दांत टूट वो क्यों होते हैं? वो इसलिए ही होते हैं कि अपने दांतों का जो क्षय पीएच मान
कैसा हो जाता, कम हो जाता है। कितना 5.5 से कम हो गया, तो कम हो गया तो मतलब कैसा होगा, अम्लीय हो गया। अम्लीय हो गया, अम्लीय होने के कारण दांतों का दंत क्षय होने लगता है। जी अम्लीय कैसे होता है, जब भोजन में जो उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं भोजन के पश्चात मुंह में क्या करते हैं, शर्करा या खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण अम्ल उत्पन्न करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भोजन के बाद हमें अपने दांत साफ करना चाहिए, या फिर मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अपन दंत क्षय को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है अपना पौधों जंतुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। अभी आत्मरक्षा कैसे होती है, मधुमक्खी, आपने देखा होगा कभी कोई मधुमक्खी डंक मारती है तो अपना वो स्थान सूज जाता है। अगर अपन उधर बेकिंग सोडा या कुछ लगा लें तो दर्द, सूजन भी कम हो जाती है, दर्द का अनुभव भी कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो मधुमक्खी का जो डंक है वो एक अम्ल छोड़ता है, जिसे मेथोनोइक अम्ल कहते हैं, जिससे हमें दर्द का अनुभव होता है। अगर हम वो डंक पर बेकिंग सोडा या दुर्वा चारा कोई भी लगा लें तो हमें तुरंत आराम मिल जाता है। तो क्यों मिलता है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, तो वो क्रिया कैसी हो जाती है, उदासीन हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार प्रकृति में भी एक है, एक नेटल नाम का एक पौधा है। अगर अपन पहाड़ी क्षेत्रों में जाए तो अगर नेटल नाम का ये डंक अगर अपन को लग जाए तो जलन महसूस होती है, क्योंकि ये भी मेथोनोइक अम्ल निकालता है। लेकिन वहीं उसी के आसपास एक डॉक नामक पौधा होता है, अगर अपन उसको लगा लें तो तुरंत आराम मिल जाता है। नेटल के आसपास ही ये पौधा डॉक पौधा होता है। ये दोनों मतलब नेटल एक अम्ल पदार्थ छोड़ता है और डॉक एक क्षारीय पदार्थ छोड़ता है। इसी प्रकार अपन ने पीएच नाम के पीएच का महत्व समझा। और जैसे सिरका है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चीनी का डंक और नेटल का डंक मेथोनोइक अम्ल छोड़ता है। तो ये बच्चों याद कर लेना, पेपर में कभी कभी इनके बारे में पूछा जाता है। फिर है लवण के संबंध में जानकारी। नेक्स्ट टॉपिक है लवण। जैसे अपना लवण क्या है, अपन ने पढ़ा था, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। तो जो नमक जो कच्चा पदार्थ है वो अपन को कैसे प्राप्त होता है, तो ये कैसे प्राप्त होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से उत्पन्न लवण को अपन NaCl माने H, जैसे NOH की क्रिया किससे होती है, HCl से होती है, तो अपन को क्या प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है, किसका सूत्र है, नमक का सूत्र है ना। नमक, एक नमक का जे अपन को समुद्री जल में अपन क्या करते हैं, जो समुद्र का जो पानी होता है उसे अपन गड्ढों में इकट्ठा कर देते हैं। जो गड्ढों का जो पानी है बाष्पीकरण करके उड़ जाता है तो हमें नमक का ढेर प्राप्त होता है, पर वो अशुद्ध नमक होता है। फिर उस अशुद्ध नमक को अपन क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध नमक प्राप्त करते हैं, जो अपन खाने में यूज करते हैं, NaCl। अब है NaCl जो है रसायन में कच्चा पदार्थ माना जाता है NaCl, जिसे अपन नमक कहते हैं। इससे हमें निम्न पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो अपन इनके बारे में अभी जिस चर्चा करते हैं उनके उपयोग क्या क्या एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन NOAH। NOAH जैसे नमक की क्रिया जब पानी से होती है तो हमें NOH प्राप्त होता है, Cl2 प्राप्त होता है और H2 प्राप्त होता है। क्लोरीन को क्लोर बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार बोलते हैं। आ रहा समझ में, क्लोरीन जो गैस निकल रही है उसे अपन ने बोला क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला क्षार, इसलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो पेपर में आती है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो क्लोर क्षार आपको समझ में आ गया होगा। जब नमक की क्रिया पानी से होती है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल प्राप्त होता है और Cl2 और H2 गैस निकलती है। इस क्रिया को हम बोलते हैं क्लोर क्षार क्रिया। ये पेपरों में आती है। अब क्लोर क्षार में क्या होता है अपन इसको समझेंगे। क्लोर क्षार क्रिया में क्या होता है, क्लोरीन जो गैस है एनोड पर निकलती है, ये एनोड है, ये क्लोरीन गैस निकल रही है। वो हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस है, ये कैथोड पर निकल रही है, और इसी कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैथोड पर ही अपन को सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, अब इनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। जो कैथोड पर इसका प्रयोग काय में करते हैं अपन, ईंधन खाद के लिए अमोनिया में करते हैं ना,
और Cl2 का प्रयोग जल की स्वच्छता में, PVC रोगाणुनाशक में, CFC कीटनाशक में। NOH का प्रयोग धातुओं से ग्रीज हटाने में, अपमार्जक में, कागज़ बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में। तो पेपर में कभी कभी आता है, इनके उपयोग बताइए, तो ये आप याद कर लेना। तो ऐसे HCl का प्रयोग इस्पात की सफाई, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन में। व्यंजक चूर्ण का प्रयोग घरेलू व्यंजन में, वस्त्र व्यंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्लोज क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। तो आप क्लोज क्षार प्रक्रिया का फॉर्मूला याद कर लेना। NaCl की जब H2O से क्रिया होती है तो NOH बनता है, Cl2 बनती है, प्लस H2 गैस निकलती है। पूरी फॉर्मूला आप याद कर लेना, पूरी क्रिया। अब इसके बाद व्यंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है, किस क्लोज क्षार प्रक्रिया में। तो अपन ने देखा था Cl2 गैस निकल रही थी। जब Cl2 जो गैस निकलती, जब वो किससे क्रिया करती है, भुजे हुए चूने से। अपन इस फॉर्मूले को भी इसे बोलते हैं भुजा हुआ चूना। जब ये क्रिया करता है Cl2 से तो हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो व्यंजक चूर्ण का कभी कभी अलग से भी आता है कि व्यंजक चूर्ण क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, इसका सूत्र क्या है, तो ये भी आप अलग से कर लेना। इसका प्रयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में सूती लिनेन के व्यंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा लॉन्ड्री को साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योग में उपजायक के रूप में किया जाता है। पीने वाले जल में जीवाणुओं से मुक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन आते हैं बेकिंग सोडा, जिसे अपन बोलते हैं खाना खाने का सोडा। तो ये हमें कैसे प्राप्त होता है, जब नमक, पानी, CO2 और NH3 से क्रिया करता है तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को अपन कहते हैं खाने का सोडा। ठीक है, तो इसी को अपन जो अपन खाने में ऐसे इडली बनाते हैं, ढोकले बनाते हैं, इसका बेकिंग पाउडर में की तरह अपन इसका प्रयोग करते हैं। इससे अपना जो खाना है टेस्टी बनता है और खमीर भी जल्दी उठता है। और जब अपन बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो ये दो भागों में टूटता है, Na2CO3 H2O प्लस CO2। तो ये भी क्रिया आती है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिससे अपन बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा। अब इसके उपयोग पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग होता है। जो बेकिंग पाउडर आता है अपन खस्तों में डालते हैं, तो वो उसको बनाने में। और बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल जैसा मध्य खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, जब बेकिंग पाउडर को अपन ने गर्म किया या जल में मिलाया तो अपन को निम्न अपक्रिया होती है। इस कभी कभी इसका प्रयोग अपन काय में करते हैं, जैसे खमीर उठाने में, जैसे ढोकले बनाना है तो अब क्या सूजी में अपन जल्दी क्या डाल देते हैं, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, जिससे अपनी सूजी जल्दी उठ जाती है। जब अपन मिलाते हैं तो देखते होगे एक गैस निकलती है ना, वो CO2 गैस निकलती है। इसी प्रकार इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। फिर अगला है और पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके, वो ही अपन ने जो भी पढ़ा ना pH मान, अम्ल में HCl की मात्रा अधिक होती है तो अपन खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी खाते हैं। तो ये याद कर लेना कि बेकिंग सोडे को ही अपन बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब धोने का सोडा भी मैंने बताया था। धोने का सोडा अपन कैसे प्राप्त कर रहे थे, कपड़े धोने का सोडा कैसे, बेकिंग सोडा को गर्म करके। कपड़े धोने का जो सोडा प्राप्त हुआ एक अन्य रसायन सोडियम क्लोराइड से ही प्राप्त किया जा सकता है, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया। अभी अपन ने देखा था पिछले, सोडियम कार्बोनेट को अपन ने गर्म किया था, बेकिंग सोडे को गर्म किया तो हमें ये बेकिंग सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ था। तो सोडियम जो कार्बोनेट का फिर अपन पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमें ये धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसे पानी के 10 अणु होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, पानी के कि सोडियम कार्बोनेट भी कपड़े धोने का सोडा होता है। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकते, इसलिए पानी का भी याद कर लेना। ये पूरा नाम 10H2O मिला के Na2CO3 10H2, ये ही पूरा कपड़े धोने का सोडा है। फिर इसके उपयोग क्या है, कांच, साबुन, कागज उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। इसका बोरेक्स जैसे सोडियम उद्योग के उत्पादन में होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में होता है। घरों में साफ सफाई में इसका प्रयोग होता है। अब अगला है, क्या लवण वास्तव की क्रिस्टल वास्तव में सूक्ष्म होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं सूक्ष्म। अब इसको पढ़ते हैं अपन। जैसे अपन ने सोडियम उसके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो कैसा होता है, नीले रंग का होता है, जबकि इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं ना। तो जो क्रिस्टल होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। जैसे ही अपन पानी में मिलाते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला हो जाता है। और जैसे अपन क्रिस्टल को, जैसे नीले रंग को अगर अपन उबालेंगे तो पानी उड़ जाएगा, तो नीला रंग उड़ जाएगा, तो जो क्रिस्टल है वो सफ़ेद रंग का प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार अपन इसे कहते हैं क्रिस्टल का जल। लवण के एक सूत्र इकाई
के में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। जलीय कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वो है CuSO4 × 5H2। जब कॉपर सल्फेट को जब अपन पानी में घोलते हैं, जो पानी का घोल मतलब जो नीला जो कलर होता है उसका फॉर्मूला ये है ना। और ये कपड़े धोने का सोडा जो भी अपन बताया ना वो Na2CO। जब कपड़े धोने का सोडा शुष्क होता है तो Na2CO3, लेकिन जब पानी में होता है तो +10H2O। और जिप्सम भी एक अन्य लवण है जिसमें जल के 2 अणु होते हैं CaSO4 2H2O। ठीक, ये बच्चों फॉर्मूले याद कर लेना। और लवण के एक सूत्रकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जल के जो निश्चित अणु जैसे 5 है, इसमें 10 है, इसमें 2 है, इसी को अपन क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब आते हैं अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये भी बच्चों पेपर में बहुत आता है। जैसे जब अपनी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर एक प्लास्टर चढ़ाते हैं, कहते हैं कि ये प्लास्टर चढ़ गया। तो ये प्लास्टर काय का होता है? ये प्लास्टर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, ये एक सूखा चूर्ण होता है। इसको क्या करता है, जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम प्लास्टिक ऑफ पेरिस का, इसका फॉर्मूला आप याद कर लेना CaSO4 1/2H2O। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही अपना जो सफ़ेद चूर्ण होता है जब फिर इसे क्या करते हैं जल में मिला के अपने हाथ पर चढ़ा देते, तो देखा होगा वो कठोर हो जाता है, जिप्सम जैसा कठोर पदार्थ हो जाता है। तो ये वो ही प्लास्टर है जो अपने हाथों पर चढ़ता है जब हाथ पैर अपने टूटते हैं। इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर पूरा हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं भी अगर कोई समस्या है कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है बिल्कुल बताना, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।